द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट लार्जेस्ट क्वांटिटी। ठीक है बेटा, लार्जेस्ट क्वांटिटी। तो दिक्कत बोलो, सॉल्यूट क्या होगा बेटा? नो सॉल्यूट क्या होगा? जो भी सॉल्वेंट को छोड़ के जितने भी कंपोनेंट्स है सबको अपन क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। ऑल द कंपोनेंट्स, ऑल द कंपोनेंट्स, components components of the solution, of the solution except except solvent, solvent is called, बोलो, solute। कोई दिक्कत? बोलिए, समझ में आ रहा है? ये सब में तो कोई दिक्कत नहीं यस है ना, सॉल्यूट सॉल्वेंट में। ठीक है, अब सॉल्यूशन को बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हम डिवाइड कर सकते हैं उसको, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन बेसिकली ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट, तो हमेशा एक ही रहेगा, ठीक है ना, और एक सॉल्वेंट होगा। सेकेंड आपका क्या होता है? बोलो, टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें एक सॉल्यूट होता है और एक, सॉरी, दो सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन जैसे शुगर एंड वाटर, टर्नरी सॉल्यूशन शुगर प्लस सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, और तीसरा अगर तीन सॉल्वेंट है, किसी में तीन सॉल्यूट है, उसको अपन क्या बोलेंगे? क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम किसी को भी? नो सर। तीन सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, जैसे आपने चीनी, नमक और नींबू और पानी, चार चीजें मिलाई, ठीक है, तो वो क्या है? बोलो, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। क्वार्टर मतलब चार। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। ठीक है, अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन जो होता है तीन तरह का हो सकता है स्टेट के बेसिस। क्या क्या हो सकता है बेटा? या तो वो गैसियस सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन होगा, या फिर वो, बोलो, लिक्विड सॉल्यूशन होगा। मतलब सॉल्यूशन तीन ही स्टेट में होता है ना, आ रही बात समझ में? या तो लिक्विड होगा, गैस होगा, या फिर क्या होगा? बोलो, सॉलिड होगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको आ रहा है समझ यस में? सर। आ रहे ठीक है, अब गैसियस सॉल्यूशन जरूरी नहीं है कि जैसे कि गैसियस सॉल्यूशन लिखा है इसका मतलब क्या है? जो फाइनल स्टेट होगा सॉल्यूशन का वो गैसियस होगा। लिक्विड सॉल्यूशन लिखा मतलब जो फाइनल स्टेट होगा सॉल्यूशन का वो लिक्विड होगा। ठीक है, अगर सॉलिड सॉल्यूशन लिख रहा है तो जो फाइनल स्टेट होगा वो क्या होगा? बोलो, क्या होगा? सॉलिड। सॉलिड होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? अब इसका जो है सो आप डिटेल्ड जो एग्जांपल्स है यू कैन रीड फ्रॉम एनसीईआरटी। एग्जांपल्स रीड फ्रॉम चार्ट गिवन इन एनसीईआरटी। चार्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उससे आप पढ़ लीजिएगा। बहुत सिंपल है, जैसे गैस, गैस का एग्जांपल, जैसे सॉल्यूट गैसेस सॉल्यूशन का एक एग्जांपल, गैस भी सॉल्यूट भी गैस हो, सॉल्वेंट भी गैस हो, क्या हो सकता है? एयर। लिक्विड गैस एग्जांपल अगर लेना हो तो क्लोरोफॉर्म एंड एयर आप ले सकते हो विथ नाइट्रोजन या एयर। ठीक है, अगर मान लो सॉलिड गैस का एग्जांपल लेना हो तो जैसे कैम्फर इन एयर। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन में अगर आप गैस लिक्विड का लेना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? या ऑक्सीजन इन वाटर। लिक्विड लिक्विड का लेना होता है अल्कोहल एंड वाटर। ठीक है, सॉलिड लिक्विड का लेना हो तो ग्लूकोज इन वाटर। अरे है कि नहीं? बोलो, जिसमें सॉल्यूट, देखो होता क्या है सॉल्यूट आपको, जैसे मान लो लिक्विड सॉल्यूशन का मैं एग्जांपल दिया कि सॉलिड हो सॉल्यूट, सॉलिड हो क्या? बोलो, सॉल्यूट प्लस लिक्विड हो क्या? बोलो, सॉल्वेंट। ठीक है,
आ रही बात समझ में? जैसे मैंने लिक्विड सॉल्यूशन लिखा तो बेसिकली यहाँ पे सॉल्वेंट का स्टेट लिक्विड होगा। अगर मैंने गैसियस सॉल्यूशन लिखा तो गैस का सॉल्वेंट का स्टेट गैस होगा। अगर मैंने सॉलिड सॉल्यूशन लिखा तो सॉलिड का क्या नाम है, सॉल्वेंट का स्टेट क्या होगा, सॉलिड होगा। और जो आपका सॉल्यूट है वो किसी और स्टेट में हो सकता है, बट जब वो सॉल्वेंट में पड़ता है तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। जस्ट लाइक कि मान लो कि आप ग्लूकोज को, जो ग्लूकोज आप पीते हो ना गर्मी में, पीते हो कि नहीं? अगर पानी में डालते हैं तो फाइनल स्टेट यस क्या होता है सॉल्यूशन का, लिक्विड होता है ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोलो। यस सर, आ रहा है। ठीक है, तो यही यस चीज। सर। ठीक है, ओके। तो ये बहुत बेसिक बेसिक एग्जांपल है, ये आप पढ़ सकते हो एनसीईआरटी से, बहुत आपको वैसे भी रियल लाइफ में भी पता होंगे। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ बेसिकली मैं कह सकता हूँ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ लिक्विड 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 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, ठीक है। तो बेसिकली लिक्विड लिक्विड को मिला के जो सॉल्यूशन बनता है वो तीन तरह का बन सकता है। ठीक है, एक होता है कंप्लीटली मिसिबल। कंप्लीटली मिसिबल सॉल्यूशन कैसा होगा बेटा? जिसमें सॉल्यूट जो होता है आपका पूरी तरह से सॉल्वेंट में घुल जाए। आ रही बात समझ में? ठीक है, आ रही बात समझ में? तो कंप्लीटली मिसिबल बेसिकली कौन कौन से हो सकते हैं? ठीक है, जब बोथ क्या हो, व्हेन बोथ लिक्विड या सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दोनों लिक्विड हैं, ठीक है, एंड सॉल्वेंट आर पोलर, और बोथ आर और बोथ आर नॉन पोलर। नॉन पोलर, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाता है, दोनों कंप्लीटली मिसिबल होते हैं। जस्ट लाइक आपको क्या एग्जांपल हो जाएगा? जस्ट लाइक मान लो कि जैसे इथेनॉल प्लस वाटर, ठीक है, दोनों क्या है बेटा, पोलर है। तो पोलर पोलर क्या होता है, हमेशा मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, और एग्जांपल क्या हो सकता है, बोलो? नॉन पोलर जैसे बेंजीन, ठीक है, बेंजीन और लेट से आप इसके साथ मिला लो हेक्सेन, तो ये भी क्या हो जाएंगे, दोनों नॉन पोलर हैं, आराम से मिक्स हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ कि नहीं? बोलो। यस सर। चलो नेक्स्ट इज कंप्लीटली इमिसिबल। कंप्लीटली इमिसिबल कौन से लिक्विड एकदम नहीं मिलते? जैसे मान लो दोनों कंपोनेंट का नेचर एकदम अलग हो, वो क्या होगा, बोलो? कंप्लीटली इमिसिबल, है ना? कंप्लीटली इमिसिबल होगा जिनमें दोनों कंपोनेंट का नेचर क्या हो, कंप्लीटली डिफरेंट हो। जस्ट लाइक when both components components ये पोलर नॉन पोलर याद है कि भूल गए आप लोग? सबको याद है? यस सर, याद है। यस सर। प्रियांशी बताओ, पोलर और नॉन पोलर क्या होता है? सर मुझे याद नहीं। तो बोल नहीं सकते थे सर याद नहीं है, चुपचाप बैठने से क्या हो जाएगा? शुभेंदु, सॉरी सर। याद है बेटा? अरे हाँ ना बोल दो, डांटूंगा नहीं, बताऊंगा। याद है कि नहीं? नहीं सर। मौसमी, नो सर। देखो पोलर का मतलब क्या होता है, जिसमें चार्ज सेपरेशन होता है, मतलब एक एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एक कम होगा। इसमें बहुत ज्यादा चार्ज सेपरेशन होता है, उसको हम बोलते हैं पोलर। जस्ट लाइक वाटर, वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन इज वेरी मच हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है उसको अपने तरफ खींच के रखेगा बॉन्ड की।
तो इसके कारण इस पे छोटा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा डेल्टा माइनस, उसी तो इस पे डेल्टा माइनस आ जाएगा तो हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस, तो इसको बोलते हैं पोलर। ठीक है, लेकिन जहां पे चार्ज सेपरेशन ना हो या ना के बराबर, उसको हम क्या, जैसे कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होता है, वैसे कार्बन इज स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, बट वो क्वांटिटी क्या होती है, इतनी कम होती है कि ऑलमोस्ट आप समझो कि बीच में ही इलेक्ट्रॉन रहता है, ना लेफ्ट जाता है ना राइट जाता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इस टाइप के कंपाउंड जिसमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, बोलो नॉन पोलर। तो जिसमें चार्ज सेपरेशन होता है वो दूसरे चार्ज सेपरेशन वाले को अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो पोलर पोलर के साथ घूमता है, और जो नॉन पोलर होता है वो अपने नॉन पोलर नेचर वाले के साथ घूमता है। एक सेकंड, ठीक है, समझ में आया पोलर और नॉन पोलर में डिफरेंस सबको? Yes. यस सर। तुम लोगों को तो आता था ना, मौसमी, प्रियांशी, शुभेंदु, Yes. आ गया? ठीक है, देखो इसको एक लाइन से हम डिफाइन Yes. कर सकते हैं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो जैसा है वो वैसे को ही घोलता है, जो पोलर है वो पोलर को घोलेगा, जो नॉन पोलर है वो किसको घोलेगा, नॉन पोलर को घोलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कंप्लीटली इमिसिबल। तो मैंने क्या बोला कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ठीक है, तो अगर मान लो मैं एक पोलर लेता हूँ और एक नॉन पोलर लेता हूँ, ठीक है, तो वो दोनों आपस में नहीं घुलेंगे, समझ में आ रहा है? ठीक है, जस्ट लाइक यस सर। अगर मैं बेंजीन लेता हूँ, अगर मैं बेंजीन लेता हूँ, सर इसमें वो ऑयल और वाटर वाला एग्जांपल भी हाँ चलेगा? हाँ चलेगा। ऑयल भी तो क्या होता है बेटा, हाइड्रोकार्बन ही तो होता है, हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर। यस। ठीक है, तो बेंजीन और वाटर क्या होता है, मिक्स नहीं होता। आ रही बात समझ में? ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होता। ठीक है, ऑयल इज नथिंग बट, बोलो, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन। ओके, यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज थर्ड इज पार्शियली मिसिबल, मतलब थोड़ा बहुत ही घुलते हैं एक दूसरे में। ठीक है, तो पार्शियली मिसिबल बेसिकली क्या होता है, जिसमें व्हेन both components are not of completely different nature, neither of same nature, मतलब उनका नेचर क्या होता है, ना पूरी तरह से डिफरेंट होता है और ना पूरी तरह से सेम होता है। मतलब कि ना पूरी तरह से पूरा कंपोनेंट उसका पोलर होता है, ना पूरा कंपोनेंट नॉन पोलर होता है। तो इस टाइप के सब्सटेंस आपस में क्या होते हैं, जो घुलते हैं तो वो क्या होते हैं, पार्शियली मिसिबल होते हैं। जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो दोनों कंपोनेंट्स होंगे उसमें से एक ना पूरा पोलर होगा ना नॉन पोलर होगा, जस्ट लाइक दिस, ये देखिए, जैसे बेंजीन, ठीक है, और नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, अब नाइट्रोबेंजीन वाला जो नाइट्रो ग्रुप को अगर आप देखो तो ये कैसा ग्रुप है, बोलो पोलर है, थोड़ा बहुत तो पोलर है। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। ठीक है, ओके, बट ये वाला पार्ट को अगर मैं देखूं तो ये वाला पार्ट क्या है, बोलो नॉन पोलर है। ठीक है, तो करीब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के साथ घुलेगा, तो ऑलमोस्ट, मतलब अगर बोला जाए तो घुलेगा तो ना आपस में, बट अच्छे से नहीं घुलेगा। तो इस टाइप वाले को क्या बोलते हैं हम, बोलो पार्शियली मिसिबल। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ कि नहीं, समझ में आ रहा है? Yes, sir.
ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बेसिकली आप 11th में पढ़ चुके हो, मोल कॉन्सेप्ट में पूरा आपको पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, सर तो मैं थोड़ा सा कुछ, ऊपर कर दीजिए। हाँ एक अनीशा, आपका कनेक्शन कट रहा है क्या बार बार? किसका यस कनेक्शन सर, हो कट गया। रहा है? हाँ सर। आपका कट जा रहा है बार बार कनेक्शन, नेट का प्रॉब्लम है क्या? हाँ सर। ओके, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ये आप ऑलरेडी 11th में क्या कर चुके हो, बोलो, पढ़ चुके हो। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है, तो फिर भी मैं एक आपको क्विक रिवीजन करा रहा हूँ। इसमें से जो भी वाला पार्ट नहीं आएगा आपको, आप बता दीजिएगा कि सर नहीं आता है, अच्छे से और एक्सप्लेन कर दीजिए। समझ में आया सबको? सुन रहे हो? मैंने बोला ना, नई यस सर। शुरुआत कर रहे हो 12th में, सारे लोगों को बोल रहा हूँ, नई शुरुआत कर रहे हो तो नई शुरुआत ढंग से की जाती है। ठीक है, जीरो से शुरू करो, एक तरह से समझो। तो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म या मोल कॉन्सेंट्रेशन मैं पढ़ा चुका हूं आपको ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे क्विक रिकैप करा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में आ जाता है पहला, ठीक है, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन। परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन। अब परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन तीन टाइप के होते हैं। पहला क्या होगा बेटा, बोलो? परसेंट वेट बाय वेट। क्या फॉर्मूला होगा बताओ परसेंट वेट बाय वेट का? बोलो, अरे बोल दो यार, किसी को याद नहीं है क्या? ये भी याद नहीं है? हाँ बेटा, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। परसेंट वेट बाय वेट का फॉर्मूला बताओ। So weight of solute by हम्म, total weight of solution into 100. वेरी गुड। क्या है ये बेटा? वेट ऑफ सॉल्यूट, जो ऊपर लिखा है उसको ऊपर, W बाय W का मतलब ऊपर वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू, बोलो, 100। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म में मोलैलिटी को छोड़ के हर जगह क्या होता है, बोलो? नीचे वेट ऑफ, अरे बोलो क्या रहता है, सॉरी, नीचे क्या होता है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ही रहता है। नीचे क्या रहता है, सॉल्यूशन ही रहता है। सेकंड इज परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। क्या हो जाएगा इसका, बोलो फॉर्मूला बोलो। The weight of the solute by total volume in liters of solution लीटर नहीं into होता 100. बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। वैसे तो डिफाइन कैसे भी कर सकते हो आप, लेकिन जनरली आप ऐसे ही डिफाइन करते हो, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ठीक है, ग्राम पर एमएल में हम डिफाइन करते हैं जनरली, क्योंकि आप जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज करते हो परसेंट वेट में लैब वगैरह में, तो आप ग्राम पर लीटर में डिफाइन नहीं करेंगे, तब तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, छोटा क्वांटिटी होता है, इसलिए ग्राम पर एमएल में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये क्या हो जाएगा बेटा, बोलो? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन एमएल। आप तो इसमें कुछ भी क्वांटिटी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना? ओके, तो आप एमएल में लो, लीटर में लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसमें ध्यान रखना, इनटू 100। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को भी? No sir. सेकंड इज, सेकंड इज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन।
स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, बोलो स्ट्रेंथ क्या होता है? तो स्ट्रेंथ होता है परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, बोलो मास ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें होता है लीटर इन लीटर्स। समझ में आ रहा है? समझ में आया सौरभ? परसेंटेज स्ट्रेंथ जब निकालते हैं तो वहां पे क्या लगता है, वॉल्यूम लीटर में। यस सर, ठीक है ना? ओके लीटर। चल नेक्स्ट इज थर्ड इज, ये सारा मैंने करवाया है, बहुत क्वेश्चन करवाया सकते। थर्ड इज मोलैरिटी। मोलैरिटी पता है सबको? प्रियांशी बताओ मोलैरिटी का फॉर्मूला। It's a number of moles. It's a number of moles in a solution by total number of mole into 100. क्या इरादा है कि हम सुसाइड कर लें? अनीशा, No, sir. अगर ये बेसिक फॉर्मूला नहीं आता है मतलब आपने 11th में कुछ भी नहीं पढ़ाई की, कुछ भी नहीं, जीरो। जिसने कोचिंग नहीं करी है ना, ट्यूशन नहीं करी है, उसको भी ये फॉर्मूला पता है। जो सिर्फ घर पे बैठ के पढ़ा होगा ना, एक दिन भी अगर वो पढ़ा होगा, एक दिन भी पहला चैप्टर, उसको ये फॉर्मूला पता होगा, एनसीईआरटी पढ़ा होगा। अनीशा बताइए। बहुत अच्छे। मोलैरिटी देखिए बेटा, बता दे रहा हूँ, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, दिस इज नोन एज व्हाट, मोलैरिटी। ठीक है, ठीक है प्रियांशी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है। Yes, sir. तब इसमें कुछ लॉ होते हैं जैसे डाइल्यूशन फॉर्मूला या डाइल्यूशन लॉ। क्या होता है डाइल्यूशन लॉ? जैसे मान लेते हैं कि कोई सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी m1 वॉल्यूम में भी, उसके आप अंदर आपने कुछ सॉल्वेंट को ऐड किया और उसकी मोलैरिटी चेंज हो गई m2 और वॉल्यूम हो गई v2। तो इस केस में आपका m1 v1 जो होगा किसके बराबर होगा, बोलो m2 v2 के बराबर। ठीक है, ठीक है, बोलो यस फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यस सर, ये पता है ना, याद है कि नहीं? ये भी नहीं। क्या जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आप सॉल्वेंट ऐड करते जाओ और m1 v1 मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम का रेशियो, M1v1 तो वॉल्यूम M2 का v2 प्रोडक्ट equals सेम to कर। M3v3। ठीक है, बेसिकली m इंटू v क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट। m इंटू v क्या होगा, बोलो मोलैरिटी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है ना सॉल्यूशन का, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट। अब आप ऐड कर रहे हो उसमें सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट के तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे नहीं, तो इसलिए हर बार m इंटू v का रेशियो क्या होता है, m इंटू v का प्रोडक्ट क्या होता है, सेम ही होता है। ठीक है, लॉजिक यही है। यस सर। कोई प्रॉब्लम किसी को भी, बोलो। नेक्स्ट इज मोलैरिटी ऑफ नो मिक्सिंग। सर। मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग क्या होता है देखिएगा, जैसे मान लो आपके पास एक कंटेनर है, दो कंटेनर है सेम टाइप के सॉल्यूशन के, लेट्स से शुगर एंड वाटर का दो कंटेनर है, सॉल्यूशन बस सेम टाइप का होना चाहिए, ये याद रखिएगा। शुगर और वाटर का है तो दोनों शुगर वाटर का ही होना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं एक का मोलैरिटी m1 वॉल्यूम है v1, दूसरे की मोलैरिटी m2 वॉल्यूम है v2। अब दोनों को उड़ेल के अपन एक कंटेनर में डाल देते हैं।
ठीक है, तो दोनों को जब मिक्स करते हैं तो मान लेते हैं जो नया कंटेनर है उसकी मोलरिटी होगी M3 और वॉल्यूम हो गई क्या, बोलो बेटा V3। तो अगर मैं बोलूं तो क्या हो जाएगा, M3 into V3 is equal to M1 V1 plus M2 V2। बेसिकली आप जब दोनों का ऐड कर रहे हो तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऐड हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, थर्ड सॉल्यूशन का M3 into V3, फर्स्ट सॉल्यूशन का M1 into V1, सेकंड सॉल्यूशन का M2 into V2। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, M3 is equal to M1 V1 plus M2 V2 डिवाइड बाय V1 plus V2। क्यों लिख सकते हो, देखिए बेसिकली V3 क्या है आपको, V1 plus V2 ही तो है। दोनों कंटेनर को जब मिक्स किया है तो दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना। अरे अगर ये 1 लीटर का पहला कंटेनर, दूसरा 2 लीटर का, तो फाइनल कंटेनर का वॉल्यूम कितना होगा, 3 लीटर। बोलो समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। बाकी जो लोग हैं, प्रियांशी समझ में आ रहा है, शुभेंदु आ रहा है बेटा समझ में? बोलो बेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो फिर से समझा दूंगा। हाँ सर। फोर्थ इज मोलैलिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन स्मॉल m से। देखिए उसमें रीटी होता है, इसमें लीटी होता है, r और l का डिफरेंस है। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। देखो मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन, बोलो केजी। कोई दिक्कत? अरे बोलो। नो सर। नॉर्मेलिटी कितने नंबर तक गए थे, 4 तक। 5 नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, n से। नॉर्मेलिटी क्या होता था बताओ, नॉर्मेलिटी वाज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। क्या होता था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, बोलो लीटर्स। अब ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते थे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होते थे क्या, बोलो। ये तो अभी जस्ट पढ़ाया था रिडॉक्स रिएक्शन में। गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट होता था, बोलो। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, बोलो। मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय n फैक्टर, दैट इज इक्विवेलेंट वेट। अब इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट करूँ इस इक्वेशन में, ऊपर वाले इक्वेशन में, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, गिवन वेट W, मान लेते हैं गिवन वेट W है, इक्विवेलेंट वेट की जगह क्या लिख सकता है, मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ W बाई M इज इक्वल टू W बाई M इंटू n फैक्टर। और W बाई M आपका क्या होता है, बोलो, वेट बाई मोलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू n फैक्टर। समझ में आया कि नहीं आया? मोल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को आप क्या यस लिख सर। सकते हो, बोलो क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स इंटू n फैक्टर। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। कोई प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब अगर मैं इस वैल्यू को, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स की वैल्यू को यहाँ पुट करूँ तो क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, ओके। नंबर ऑफ मोल्स, अब कुछ दिख रहा है फॉर्मूला, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा, बोलो, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। ऐसे भी आप लिख सकते हो इस फॉर्मूले को। समझ में आया?
नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर ऑफ सॉल्यूट। कोई दिक्कत? यस सर। अरे बोलो, सबको समझ में आया? नो सर। यस सर। चलो, सिक्स नंबर इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को किससे x से सर थोड़ा रिप्रेजेंट नोट करते हैं? करना है ऊपर। यस सर, हो गया। एक सेकंड। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन देखिएगा बेटा क्या होता है। मोल फ्रैक्शन पता है सबको? मौसमी, मोल फ्रैक्शन? यस सर। मौसमी? Yes. मोल फ्रैक्शन? नहीं यार। बेटा मोल फ्रैक्शन होता है जिसका भी फ्रैक्शन समझते हो। जैसे मान लो कि आपके पास 3 पेंसिल है और 7 पेन्स है, 7 इरेजर है मान लो, तो फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल कितनी है? बताओ बताओ। सर 3/10। ठीक है। मौसमी, फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल कितनी है? अगर 3 पेंसिल हैं, 7 इरेजर हैं, फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल कितनी है? सर 3/10। गुड। तो उसी तरह मान लो कि आपके पास सॉल्यूट के मोल्स हैं n1 और सॉल्वेंट के मोल्स हैं n2, तो नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना है? एक सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट के मोल्स है n1 और सॉल्वेंट के मोल्स है n2, कितने हैं? कितना? सर n1/n1 + n2। गुड। ठीक है, इसी को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। जब आप मोल के टर्म्स में फ्रैक्शन निकालते हो ना, उसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। आसान भाषा में बात करो तो जिसका फ्रैक्शन निकालना है उसको ऊपर रखेंगे और बाकी टोटल को जोड़ के कहाँ रखेंगे? बोलो, नीचे रखेंगे। समझ में आया बेटा? आया? ठीक Yes. है।
आपने खुद ही एक्सप्लेन किया, मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है ना। बस आपने रिवाइज नहीं किया, रिवाइज किया होता तो फिर याद होता। लॉजिक तो है ही आप लोगों के पास, प्रॉब्लम यही है कि रिवीजन नहीं करते, टाइम नहीं देते हो। सब्जेक्ट को टाइम नहीं दोगे तो फिर वो कैसे करेगा बताओ। नेक्स्ट इज पार्ट्स पर मिलियन। देखो पार्ट्स पर मिलियन बेसिकली ऐसे क्वांटिटीज का कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए यूज होता है जहाँ पे आपको सॉल्यूट का क्वांटिटी बहुत कम होता है। जस्ट लाइक आपको बोले कि आपके घर में जो पानी आता है नल से, उसे बताओ कि आयरन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो क्या उसको मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी या मोलैलिटी के टर्म में डिफाइन करेंगे, परसेंट वेट बाय वेट, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, तो वैल्यू क्या आएगा बोलो, 10 टू द पावर माइनस 10, 10 टू द पावर माइनस 9, इस टाइप का आएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि सॉल्यूट तो है ही नहीं, ट्रेसेबल अमाउंट। अरे बोलो, जैसे आपको नल में, आपके नल से कितना आयरन निकल रहा है, या आपको निकालना है बोले मोलैरिटी, कैसी वैल्यू आएगी बताओ, बहुत गंदी वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। उसके मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखोगे, वो 0.00000000 समथिंग में आएगा, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 करोगे और 0.00 होता है। समझ में आ रहा है। तो इस टाइप के चीजों का कॉन्सेंट्रेशन लेके लिखना तो है ही, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, पीपीएम का यूज करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन में कुछ नहीं करते, सिंपली आप क्या करते हो कि टोटल जो भी सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट सॉल्यूशन करते हो, जो नॉर्मली करते हैं, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 मिलियन से, मतलब 10 टू द पावर 6 से, जिससे वो वैल्यू क्या हो जाए, थोड़ी बड़ी हो जाए और उसको यूज करना क्या हो, आसान हो। समझ में आया, बोलो सबको आया समझ में। यस ठीक है, तो पीपीएम भी जैसे वेट, पीपीएम भी क्या होता है, वैसे ही होता है, वेट बाय वेट निकाल सकते हो, वेट बाय वॉल्यूम निकाल सकते हो, मोल्स बाय मोल्स निकाल सकते हो। इट्स सिंपली पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट बाय पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर वेट के फॉर्म में पीपीएम निकालना है तो क्या हो जाएगा, बोलो पीपीएम वेट बाय वेट, पीपीएम वेट बाय वेट निकाल ले तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन ये वैल्यू बहुत छोटी आएगी, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करने के लिए अपन क्या करते हैं, 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 टू द पावर 6 इज नथिंग बट 1 मिलियन, इसलिए इसको पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं। मतलब 1 मिलियन सॉल्यूशन के पार्ट में सॉल्यूट का पार्ट कितना है, इसका मतलब यही होता है, 1 मिलियन सॉल्यूशन के पार्ट में सॉल्यूट का पार्ट कितना है। समझ में आया। उसी तरह से पीपीएम फॉर वेट बाय वॉल्यूम डिफाइन करोगे तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करना होगा तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। उसी तरह मोल्स के टर्म में डिफाइन करना होगा तो पीपीएम इन मोल्स बाय मोल्स, मोल्स बाय मोल्स, तो क्या हो जाएगा बोलो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू क्या हो जाएगा बोलो 10 टू द पावर 6। तो दिक्कत, बोलो बेटा। समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। चलिए, तो मैं एक दो बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, एकदम बेसिक वाले, करके बताइए। क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, करिए। 10% weight by volume solution of sucrose, ठीक है, then specify concentration in ग्राम पर लीटर। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट एक करो। calculate molarity of a solution of
NaCl solution of a 2 liter NaCl solution containing 0.585 gram of solute। ठीक है, क्वेश्चन एक और लिख लो। कैलकुलेट calculate molarity of CaCO3 aqueous solution which has concentration of CaCO3 is equal to 200 ppm। ठीक है, मैं आपको आराम से कीजिए क्वेश्चन को, मैं आपको टोटल लेट से 10 मिनट दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को करने के। 10 मिनट इन क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत है, आराम से कीजिए। ठीक है, और टाइम चाहिए और लीजिए, बट अभी से करना शुरू कीजिए। 10 मिनट में दे रहा हूँ, 10 मिनट में पूछूंगा, सारे लोग करेंगे, सारे लोग मुझे आंसर कर सकते। ठीक है, मुझे तीनों सवाल का आंसर चाहिए। ठीक है ना, चाहे 3 बार 4 बार बना के लेके आओ। बार बार देखिए फॉर्मूला में क्या दिया है, आपके ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ कॉपी में, आप देखिए कीजिए।
हाँ बेटा, आ गया तीनों का आंसर सबका? टाइम से कोई आंसर नहीं भेजा, बस एक आंसर आया यार मेरे पास, अक्षय का। यस सर, हो गया। सौरभ बन गया? यस सर, बन गया, भेज रहा हूँ। जल्दी जल्दी भेजो। अनीशा बन नहीं रहा है क्या? शुभेंदु देखो फॉर्मूला, देखो क्वेश्चन पे डालो, आ जाएगा आंसर। डायरेक्ट फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है भाई। 5 मिनट और दे रहा हूँ, करो। मेरे को सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता। आप लोग कैसे भी करके मेरे को 2 आंसर। ये हो गया रोज का क्या कि मैं ही क्वेश्चन देता हूँ, मैं ही सॉल्व करता हूँ, ये नहीं चलेगा। सॉल्व करो, नहीं तो पूरे क्लास सॉल्व ही कराऊंगा यही 3 क्वेश्चन।
देखिए किस किस का आंसर आया है। प्रियांशी, सौरभ का आया है, लास्ट का नहीं हो रहा है तुमसे गधा। प्रियांशी, अक्षय, बस 2 लोगों का आया है। बनाओ बनाओ बनाओ, आज बनाओ, 5 मिनट और दे रहा हूँ, बनाओ। यार मौसमी, प्रियांशी, सॉरी शुभेंदु, आप लोग करोगे बेटा कुछ प्लीज। कुछ नहीं हो रहा है। मौसमी नहीं आ रहा है क्या? सेकंड वाला क्वेश्चन तो हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड वाला बहुत इजी है बेटा। देखिए ना, 10% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है बेटा, बताओ। अभी तो बताया था ना क्या होता है, बोलो। वेट बाय परसेंट वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट बाय ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो 10% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है बताओ? 10 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, यही होगा ना इसका मतलब। अब क्या बोला, इसको ग्राम पर लीटर में एक्सप्रेस करना, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? 10 ग्राम सॉल्यूट इन 0.1 लीटर, 100 ml 0.1 लीटर सॉल्यूशन। तो इसको आप क्या लिखोगे बताओ? 10 बाई 0.1 ml पर लीटर। आ रही है बस समझ में? अरे बोलो। दैट इज 100 ml, 100 सॉरी ग्राम पर लीटर, दैट इज 100 ग्राम पर लीटर। वैसे भी देख के समझ में आ रहा है बेटा कि 10 ग्राम अगर 100 ml में, तो 100 1 लीटर में कितना होगा? तो 100 ग्राम होगा। अरे होगा कि नहीं बेटा, बोलो हाँ कि ना। आया समझ में सबको? बेटा 10% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता यस है? सर। 10 ग्राम इन 100 ml। तो लीटर में बोला है, ग्राम पर लीटर में, तो 1 लीटर में कितना होगा? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम पर लीटर। कुछ सॉल्व ही नहीं करना था इसको। सेकंड क्वेश्चन में मोलैरिटी ऑफ ए 2 लीटर Na सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.585 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट आपको 0.585 ग्राम है, मतलब NaCl आपको कितना है? 0.585 ग्राम। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा बेटा? वेट ऑफ सॉल्यूट। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला नहीं आता है तो आई कांट हेल्प। ठीक है, 0.58 वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय उसका मोलर मास। ठीक है, कितना हो जाएगा कट के बताओ? 0.01 मोल्स। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 0.01 डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू, बोलो 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मोलर। समझ में आया? अरे बोलो, आया? यस तीसरा सर। क्वेश्चन देखिए बेटा, बहुत आसान है। कैल्शियम कार्बोनेट बोला है कि 200 ppm कॉन्सेंट्रेशन है, इसको मोलैरिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस करो। तो कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया हुआ है विच हैज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 200 ppm। ठीक है, तो यहाँ जब स्पेसिफाई नहीं किया तो आप अपने मन से ले लो कुछ भी, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट। तो यहाँ पे अगर CaCO3 200 ppm दिया है, तो ppm इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, क्योंकि मुझे मोलैरिटी निकालनी है सॉल्यूशन की, तो मैं इसको ले लेता हूँ वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के टर्म में। वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपको जो सॉल्यूशन का जो मास होगा, अगर देखो अगर ये कैल्शियम कार्बोनेट एक्वस है, तो अगर ये एक्वस है तो एक चीज आप जान लीजिए। ठीक है, मतलब सॉल्वेंट आपको पानी है, तो पानी का जो डेंसिटी होता है वो कितना होता है? 1 ग्राम पर ml होता है ना। मतलब 1 ml का मास कितना होता है? 1 ग्राम। ठीक है, तो आप 1 लीटर लो, या फिर उसको 1 लीटर लिखो, या फिर उसको 1 kg लिखो। ठीक है ना, आएगा तो नीचे 1, समझ में आ रहा है? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, आप देखो इतना कम सॉल्यूट होता है कि यहाँ जो सॉल्यूशन होगा वो आप डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन लिखो, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट लिखो, एक ही बात है। छोड़ो, सिंपल सा ये समझो कि आपको जो मन करे वहां यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप ppm, अगर ppm कितना बेटा? 200 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? बोलो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको पता नहीं है। लेट से आपको देखो कॉन्सेंट्रेशन निकालना है ना, कॉन्सेंट्रेशन, लेट द वॉल्यूम बी 1 लीटर, मान लेते हैं 1 लीटर। तो क्या हो जाएगा? इंटू 1 डिवाइड बाय 10 टू द पावर 6 इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है बेटा, अरे बोलो, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? तो कैल्शियम कार्बोनेट है सॉल्यूट,
number of moles is equal to 200 into 10 to the power minus 6, that is mass weight of solute divided by molar mass of calcium carbonate is 100, तो 100 से 2 कट गया तो 2 into 10 to the power minus 6 ग्राम, ठीक है। तो मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, मोलैरिटी वुड बी इक्वल टू 2 into 10 power 6 minus 6 moles, तो मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज 2 into 10 power minus 6 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स 1, तो दिस इज 2 into 10 power minus 6 मोलर। इसीलिए मैंने बोला था कि आप मोलैरिटी का यूज नहीं करते इतने कम कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि यहाँ देखो वैल्यू कितनी छोटी आ रही है, जबकि आपको पीपीएम में देखो कितना बड़ा वैल्यू है 200, और यहाँ पे मोलैरिटी देखो कितनी छोटी वैल्यू आ रही है 10 to the power minus 6 के टर्म में। समझ में आया सबको, बोलो बेटा, आया सबको समझ में? यस किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? तो नेक्स्ट डे का होमवर्क आप देख लीजिए, पहले से पढ़ के आइएगा, सारे लोग पढ़ के आए, सारे लोग होमवर्क याद रखिएगा। आप जो है क्या क्या टॉपिक पढ़ के आइएगा, सॉलिबिलिटी, हेनरीज लॉ और वेपर प्रेशर, इवेपोरेशन, ये सारी चीजें ये सब पढ़ लीजिएगा। सॉलिबिलिटी में दो तरह का सॉलिबिलिटी होगा, एक सॉलिड इन लिक्विड और एक होगा गैस इन लिक्विड, ये दोनों पढ़ लीजिएगा, ठीक है। गैस इन लिक्विड, ठीक है, ओके, जो भी टाइप का सॉलिबिलिटी होगा, ठीक है ना, लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों पढ़ लीजिएगा, गैस इन लिक्विड में ही हेनरीज लॉ होता है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक पढ़ के आना पहले से, और कोशिश करना है कि उसी में से जो क्वेश्चन है वो भी करके आए, कैसे भी करके, पहले करना नहीं वो सॉल्यूशन देखना, बट करना। आ रही बात समझ में? ठीक है बेटा, अरे क्लियर है सबको? और नहीं पढ़ के आओगे तो फिर से ज्यादा टाइम लगेगा। यस सर। और टॉपिक्स भी आज मैं खत्म कर सकता था अगर आप लोग पूरा कोऑपरेट करते, तो आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा तो सिलेबस फास्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए, दैट इज ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच।